हमने कल जो एनसीईआरटी छोड़ी थी जहां से, वहां से आगे और आज बात बढ़ावें तो ज्यादा बेहतर होगा। परवेज ने एक और सुझाव दिया था कि जीएस बैच को और आगे प्रमोट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि उस पर बात हम लोग जो है अभी न करके हम लोग जब फिलॉसफी वाली बैच में आएंगे तो वहां पर बात करेंगे, क्योंकि काफी कंसाइज्ड बैच होता है वो, तो वहीं पर चर्चा करूंगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर, अभी बाद में डिस्कस। हाँ, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए आगे जो है हम लोग चर्चा को लेकर के चलते हैं। कल हम लोगों ने जो है चुनाव पर बात की थी और ये देखा था कि भारत में किस तरह से प्रतिनिधि लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और खास तौर से हर्षिल, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है जहां पर भी आपको लगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है, आप बात करते रहिएगा। जी सर जी। ठीक है ना? क्योंकि चूंकि पहली बार आप क्लास कर रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपकी समझ से के दायरे से बाहर जा सकते हैं, तो बजाय उनसे दूर जाने के लिए आप उन पर बात करिएगा। सर, इनके पापा ब्लॉक सदस्य हैं। इनके पापा क्या हैं? ब्लॉक के सदस्य हैं। हाँ, तब तो पंचायती राज इनको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो कभी आप इंटरेस्ट लेते हैं अपने पापा के काम में? जी सर, कभी कभी इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं ऊपर के। तो कभी आपको लगता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि चीजें उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं जैसा कि इनको करना चाहिए? हाँ, कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं कि कैसे मैंने पढ़ाई की है अपने लोअर ग्रेड्स में, कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है और असलियत में वो कैसी चलती है और कैसे इलेक्शंस होते हैं वगैरह। तो कभी आपको लगता है कि आपको इंटरवीन करना चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए कि जो नहीं ढंग से लोग काम कर रहे हैं उस पर आपका कोई ऐसा नजरिया होता हो? कभी कभी सर ऐसा होता है, मगर कभी कभी फिर ऐसा भी विचार आता है कि ये पहले से ही चलता आ रहा है, तो क्यों ना जो चल रहा है वो चलने दे लोग। आई मीन, तो अगर यही बात गांधी जी ने और भगत सिंह ने भी सोची होती कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, अंग्रेजों के गुलाम तो हम हैं ही 200 साल से, तो चलने दिया गया होता। हाँ सर, मतलब वैसे नहीं, मगर मेरे कहने का अर्थ ये था कि जैसे चीजें चल रही है, जैसे पॉलिटिक्स जैसे चलती है वैसे। तो अगर जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया, वही प्रश्न मेरा फिर से है कि पॉलिटिक्स जैसे चल रही है वैसे चलने दिया जाए तो हर एक चीज समय के साथ घिसने लगती है, उसमें बुराइयां शामिल होने लगती हैं, तो क्या हमें जो है उसको उसी रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए? कभी आपको लगता हो, बहुत सीधा सा सवाल है, कि परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन सर पूरी तरह से तो कभी हो नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे करके तो एक परिवर्तन खुद ब खुद होता है या हमारे हस्तक्षेप से होता है? नहीं सर, हमारे तो हमें करना पड़ता है। तो यानी कि हस्तक्षेप हम ही को करना होगा। जी सर। चलिए ठीक है। एक्चुअली में सिविल सर्विसेज आपको वही मौका देता है, आप किसी और प्रोफेशन को उठा करके देखिए और सिविल सर्विसेज को उठा करके देखिए। सिविल सर्विसेज आपको समाज के हर पहलू में परिवर्तन करने का मौका देता है। मेरे एक मिनट आप लोग जरा होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं आता हूँ, बस एक मिनट। हाँ,
तो मैं चर्चा कर रहा था, तो मेरे आईएएस अधिकारी दोस्त थे और यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही जो इसकी कैपिटल है लखनऊ, उसके बगल में एक जिला है, शहर है सीतापुर नाम का, तो वहाँ पर थे। और उन्होंने, चूंकि सीतापुर काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है और प्रशासन वहाँ पर बहुत ढीला ढाला रहता है, तो उन्होंने वहाँ पर हस्तक्षेप करने की सोची एज ए डीएम, और लोकवाणी नाम से जो है एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि लोग एक्चुअली में सामान्य जन को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वह कैसे अपनी बात को रखें, प्रशासन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। आप भी शायद ही अपने जिले के डीएम को कभी पूछते हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या आपको कोई दिक्कत हो तो कैसे करें। जैसे अभी मैं एक शॉपिंग के लिए गया, तो शॉपिंग करके कुछ सामान खरीदा, तो मैंने उससे कहा कि भाई कैरी बैग दे दे, तो उसने कहा 18 रुपए का कैरी बैग है। तो हमने कहा नियम तो ये है कि कैरी बैग मुझे फ्री में मिलना चाहिए, कैरी बैग के पैसे आप नहीं ले सकते हो, ये नियम है। तो उसने कहा कि हम अपने जेब से तो देंगे नहीं, जो कंपनी का नियम है। अब मैं वहां पर लड़ नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि वहां पर क्लास 4 के जो है एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे क्या लड़ूं और उनको क्या मैं जो है कानून समझाऊं। मेरे पास तरीका ये हो सकता है कि मैं जो है सीधे सीधे पुलिस FIR करूं, या मैं उससे जो है ये रिटर्न में लूं कि तुम मुझे कैरी बैग नहीं दोगे, और तब मैं जो है कंपनी में जाऊं, कोर्ट में जाऊं। तो अच्छा, मैं इस काम को कर भी सकता हूं, क्योंकि मुझे जो है इतना पता है, मैं कर सकता हूं, लेकिन उनको जो है इतना पता नहीं होता है, सामान्य लोगों को जो कानून से या संविधान के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। तो अब वो अधिकारियों तक अपनी बात कैसे पहुंचावें, तो इसको लेकर के, और नहीं पहुंचा सकते हैं तो लोग कई तरह के शोषण के शिकार होते हैं। तो उस आईएएस ऑफिसर ने लोकवाणी नाम से एक जो है अभियान चलाया, जिसमें कि लोग अपनी बात सीधे सीधे जिलाधिकारी तक पहुंचा सकते थे। लोकवाणी एक चैनल बनाया गया है, लोकवाणी एक कम्युनिटी रेडियो भी बनाई गई। लोकवाणी के जरिए जगह जगह जो है डीएम के जो है ऑफिस का पता दिया गया कि आप अपनी बात लिख करके भेजिए, और सीधे डीएम उसकी निगरानी करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि अब लोग अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते थे आसानी से, और चूंकि डीएम की निगरानी थी तो सभी महकमे जो है तेजी से काम करने लगे, और इससे जो है बड़ा परिवर्तन आया। आज उनको गए हुए 10-15 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस जिले में वह आग, वह तपिश अभी भी बनी हुई है। लोग अपनी बात खुल करके रखते हैं। इसी तरह से उड़ीसा में एक आईएएस अधिकारी ने वहां के पिछड़ापन को देखते हुए वहां पर लोगों को मखाना की खेती सिखाई। मखाना की खेती जमीन पे नहीं, पानी में होती है, और उससे उन्होंने वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत बदल दिया। हिमाचल प्रदेश में एक जिला अधिकारी ने स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपने घर के आसपास में जो जगह होती है, किस तरह से वहां पर सब्जियां, वहां पर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की समस्या ज्यादा होती थी, उन्होंने वो चीज सिखाई और सबको आदेश दिया कि हर स्कूल में बच्चों की इसकी ट्रेनिंग कराई जाए। अब बच्चों की ट्रेनिंग हुई तो बच्चे घर पर लेकर के पहुंचे उस चीज को, और वहां पर लोग किस तरह से छोटे छोटे जगहों में ये सब्जियां वगैरह बो सकते हैं, इस पर लोगों ने जो है फटाफट काम किया। और नतीजन क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर वहां पर सब्जियां बोई गई, वो सब्जियां फ्रेश होती थी, जिसमें किसी तरह की पेस्टिसाइड्स नहीं होती थी, और बच्चों को और तमाम लोगों को जो है ज्यादा बढ़िया जो है भोजन मिलने लगा, जिसमें हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, कुछ फ्रूट्स भी बढ़ गए। और इससे क्या हुआ कि लोगों की पॉकेट भी बचत हुई, पेस्टिसाइड्स कम खाने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, अच्छा प्रतिरोधक क्षमता जनी, और थोड़ी बहुत सब्जियों की वजह से उन्होंने क्या किया कि बाहर ले जाकर के जो है उसको मार्केट में बेच भी दिया। तो इस तरह से एक आईएएस अधिकारी ने स्वास्थ्य और आर्थिक दशा दोनों में परिवर्तन कर दिया। और
चूंकि उसके पास पावर है, पूरा तंत्र उसके अधीन होकर के जिले के अंदर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करता है, तो वो पूरा का पूरा परिवर्तन कर सकता था। अब सोचिए, क्या एक इंजीनियर पूरे जिले को बदल सकता है? क्या एक डॉक्टर पूरे जिले को बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता है। एक आईएएस अधिकारी बदल देता है। एक आईपीएस अधिकारी अपनी जिद पर आ जाए तो पूरे जिले की कानून व्यवस्था को बदल देगा। मुझे याद है कि एक आईपीएस अधिकारी होती थी, लक्ष्मी रतन उनका नाम था। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ छेड़खानी वगैरह की खूब चीजें होती थी। जैसे कोई लड़की नई आती थी तो तय हो जाता था कि लाल दुपट्टे वाली मेरी, पीले दुपट्टे वाली तुम्हारी, हरे दुपट्टे वाली तुम्हारी, बिना दुपट्टे वाली उसकी, ऐसे हम लोग तय कर देते थे। उस अधिकारी ने अकेले जब जब शिकायतें आई, और हॉस्टल्स वगैरह में बच्चे बम वगैरह रखते थे, सब रखते थे, कई सारे आईपीएस अधिकारी आए गए, उसने ठाना कि उसे बदलना है। वो हॉस्टल में लड़कों के घुस करके अगर मिल गया, अकेले घुसती थी, सारे जो है समझ लीजिए चड्डी में बैठते थे, कुछ तो केवल गमछा लपेट करके बैठे होते थे, चड्डी भी नहीं पहने होते थे। उसने मारना शुरू किया सबको, दनादन लड़कों के हॉस्टल में घुस करके। अगर मिल गया कुछ गलत तो गलत मिलने पर ही मारा, बहुत मारा। हालांकि ये गलत था, उसे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन हर बार कोर्ट में मुद्दे जा भी नहीं सकते थे। हालात ये हो गई कि केवल झूठ में ही कोई अगर दूर से बोल दे कि लक्ष्मी सिंह आ रही हैं, पूरा का पूरा जो है यूनिवर्सिटी सुधर जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नजर उठा करके देखते हैं। एक कैंपस जो अपने आप में छोटा सा शहर होता है, सिर्फ उसके नाम से सुधर जाता था। किसी और प्रोफेशन में ये दम नहीं होता है। या तो एक टीचर में होता है, लेकिन टीचर वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया में बदलाव लाता है, पर एक आईएएस आईपीएस अधिकारी तुरंत रिजल्ट दे सकते हैं। तो जब परिवर्तन के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा रामराज्य लाया जा सकता है, लेकिन छोटे ही परिवर्तन हमें करते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज, किसी और कैरियर के मुकाबले सिविल सर्विसेज आपको क्यों चुनना चाहिए। कल मेरी परवेज से बात हो रही थी, तो परवेज से मैंने कहा कि जो लोग वंचित समाज के हैं, जो समाज हाशिए पे चले गए हैं, हाशियाकरण हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो कल मैं परवेज से इस बारे में भी बात कर रहा था। मैंने कहा था कि उन समाज के बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। और क्यों ज्यादा जाना चाहिए? क्योंकि वह स्वयं शोषित हैं, उनका उत्पीड़न हुआ है। जब वह सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वह एग्जैक्टली समझते हैं कि फॉल्ट कहां है और वो उसको दुरुस्त करेंगे। वरना जीवीके राव कमेटी ने 1985 में अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि अफसरशाही बिना जड़ की घास है। और आज भी वो बिना जड़ की घास है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के या कॉन्वेंट एजुकेटेड या बड़े शहरों से गए हुए लोग अधिकारी बने हैं। जब भी कोई छोटे शहरों से उठ करके, वंचित समाज से उठ करके जाता है, तो वह समाज में अपेक्षाकृत ज्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह हम खुद भी सताए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो करप्ट नहीं होते, वो कुछ नहीं करते, पर एक कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर सहृदयता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। हालांकि एससी एसटी वर्ग के अधिकारियों को भी महाभ्रष्ट होते हुए मैंने देखा है। मेरी एक जूनियर थी, पिताजी उनके जो है उत्तर प्रदेश में बड़े शक्तिशाली आईएएस अधिकारी थे, तो वो लखनऊ से पूना हेलीकॉप्टर से जाती थी और हेलीकॉप्टर से आती थी। ये स्थिति थी। तो करप्शन सभी जगहों पर हो सकता है, परंतु यह है कि हाँ, हम स्थितियों में कुछ परिवर्तन जरूर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बाकी सभी लोग तो जो है क्लास में आज मौजूद हैं ही। कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे
तो हम लोगों ने हम लोगों ने यहां तक बात किया हुआ था कि कैसे जो है निर्वाचन क्षेत्र का जो है विभाजन होता है। निर्वाचन क्षेत्र का जब विभाजन हो जाता है तो अब ये पूरा जो है इसका मैंने सीक्वेंस समझाया था, ये आप लोग जो है देखिएगा। अब निर्वाचन क्षेत्र का जब विभाजन होता है तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लड़ने वाले जो है वो बहुत समृद्ध लोग ही हों, इसलिए जो हाशिए पर समाज गया जिसको कि कौन सा समाज हम लोग बोलते हैं, संविधान की भाषा में उसे हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो पिछड़ा वर्ग जो होता है वह SC ST जो है वर्ग को ही बोला गया शुरुआती दौर में, और इसके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई। याद रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा में ही सीटें आरक्षित की गई, और इसको लेकर के संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में खूब बढ़िया जंग हुई साहब। लोकसभा और विधानसभा में जब सीटें आरक्षित की गई, और जब यहां पर सीटें आरक्षित की गई तो शुरुआती दौर में वह कुछ ही वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके 10-10 वर्ष पर जो है इसको बढ़ाया जाता है। तो ये कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में वर्तमान में 84 सीट, ये याद रखिएगा हमेशा कि SC वर्ग के लिए, और 47 सीट जो है ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ये अभी भी हैं, और जब तक सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जो है आरक्षण की यही गिनती आप लोगों को रहेगी। 2033 तक ये रहेगी, तब तक आप लोग IAS बन जाएंगे। अब देखिए इस चित्र के जरिए दिखाया गया है कि कहां कहां पर कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, ये आप जो है सभी जगहों का ले सकते हैं कि कितनी सीटें हैं टोटल, यहां पर ये दिया गया है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। इसी तरह से राज्य स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। तो क्या दिक्कत है? सर तो मेरा भी शायद प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आता है मतदाता सूची। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मतदाता सूची तैयार कराई गई वह सार्वभौम, मतलब कैसे मैं इसको बोलूं कि मतदाता कौन होगा, तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहे जाने का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का है उसे वोट देने का अधिकार है।
पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन आप 18 के ऊपर हो गए हैं तो आप वोट डालने के पात्र नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि मतदाता सूची में आपका नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो। और चूंकि मतदाता सूची में नाम होने के बाद ही आप वोट डालने का अधिकार पाते हैं, तो इसलिए वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार है। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। यह कैसा राइट है? लीगल राइट है। ठीक है। और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा किया गया है कि फोटो पहचान पत्र बनाएगी। पहले केवल नाम होता था, अब जो है फोटो के साथ जो है फोटो पहचान पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है कि आप उसके जरिए जो है अपनी जो है वोट डालेंगे। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, विधिक अधिकार है। और मतदाता सूची तैयार कौन करता है? तो मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है। बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तैयार करेगा साहब। ठीक है। और आगे कहते हैं ये कि क्या वोट डालने के लिए आपका विशेष रूप से पढ़ा लिखा होना जरूरी है? तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसके लिए जो है बहुत पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप वोट डाल सकते हैं। आप गरीब हैं तो भी आप वोट डाल सकते हैं। अब जब वोटर लिस्ट तैयार हो गई तो फिर चुनाव की घोषणा होगी। क्या होगी? चुनाव की घोषणा। तो चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो चुनाव की घोषणा हमेशा निर्वाचन आयोग ही करेगा। निर्वाचन आयोग करता है। और ये जो है जब निर्वाचन आयोग कर देगा तो फिर जो लोग चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं वो कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब ये नामांकन दाखिल करेंगे तो हर एक कैंडिडेट को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहीं पर समझिएगा कि जब उम्मीदवार होते हैं तो उम्मीदवार दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरे को हम कहते हैं दल विशेष का उम्मीदवार। योग्यता दोनों की समान होनी चाहिए। अंतर क्या है कि जब दल विशेष का उम्मीदवार होता है उसे पार्टी अपना समर्थन देती है और नामांकन के समय क्या होता है कि पार्टी एक सर्टिफिकेट देती है। इसे फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म 4B। तो पार्टी यहां पर आप क्या लिखेंगे कि एक सर्टिफिकेट देती है। ठीक है। इसी सर्टिफिकेट को आप टिकट कहते हैं। तो एक सर्टिफिकेट देगी और आप इसी टिकट के दम पर चुनाव लड़ते हैं।
आप इसी को ले जाकर के चुनाव लड़ेंगे इस सर्टिफिकेट के दम पर, तो जब इस सर्टिफिकेट के दम पर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टी का जो है आपको समर्थन होगा, तो पार्टी के जो वर्कर होंगे, जो पार्टी का कैडर होगा, वह आपको सपोर्ट करेगा। पार्टी के नेता आपके लिए प्रचार करने आएंगे, लेकिन निर्दलीय को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब जब उम्मीदवार होता है तो इस उम्मीदवार को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। जैसे कि कौन सी शर्त हो सकती है? जैसे एक न्यूनतम आयु का हो, ये अलग अलग केस में अलग अलग होगी। जैसे लोकसभा और विधानसभा के केस में उसे 25 वर्ष का होना चाहिए, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा के केस में उसे 30 वर्ष का होना चाहिए। यह शर्त, ये कंडीशन उसे पूरी करनी चाहिए। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं ना? नो सर। तो ये इतनी उम्र उसको जो है इसका होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इसकी? तो कम से कम उसे 10वीं पास होना चाहिए। क्यों, सही बोल रहा हूं मैं ये बात? नहीं सर। मैं झूठ बोल रहा हूं? सर कोई क्वालिफिकेशन है नहीं उसके लिए। तो तुम कहना चाह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं तुम लोगों से? गुजरात में काफी मंत्री है। क्या बोलो सूरज? मजाक कर रहा सर। मजाक कर रहा। हम लोग का टेस्ट ले रहा सर। हाँ, ये होना चाहिए कि होता क्या है कि इस तरह के जब शब्द को बोलते हैं हम टीचर्स, तो कई बार हम सीरियसली जो है बहुत गलत बात बोलते हैं। और वो इसलिए कि कहीं आप ने अपनी जो है तर्क बुद्धि को बंद करके केवल हाँ 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 तो नहीं कर रहे हैं आप ना। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको लेकर के अवेयर है कि नहीं है कि नहीं। तो उसी बात को लेकर के हम चेक करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता कोई नहीं है। हालांकि पंचायती राज में कुछ जगहों पर कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन वो पंचायती राज में है। जैसे कई जगहों पर 5वीं, कई जगहों पर 8वीं तक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो लेकिन यह गलत चीज है। अगर सांसद और विधायक और मंत्री के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तो पंचायती राज में भी जरूरी नहीं होना चाहिए। सर ये योग्यता तो होनी चाहिए ना कि वो लिख पढ़ सकता हो, वो साक्षर हो सकता। नहीं यार, ये सब नहीं। मान लीजिए कि कोई कबीर जैसा आदमी हो कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, तो कभी कलम साहब उसके हाथ में लगी ही नहीं, जिंदगी भर में उसने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, और अचानक से जो है उसको आपने जो है वो समाज में उतर आया। तो क्या कबीर जो है वह जन प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे? लोगों की मुद्दों को नहीं उठा सकते थे? अब वहीं पर पढ़ा लिखा हो लेकिन रावण जैसा हो, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले यलम मलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डनन निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो क्या रावण को जो है आप कहेंगे कि वह जो है योग्य है जनप्रतिनिधि बनने लायक, और
कबीर जो है वह योग्य नहीं है, आप किसे मानते हैं कि कबीर जो है जनप्रतिनिधित्व के लायक है कि रावण? लायक तो दोनों है सर। रावण भी लायक है। चलिए, पहली बार मैंने सुना कि रावण को भी कोई लायक मान रहा है। आजकल तो रावण ही हो रहे ज्यादा। ये बिल्किस बानो वाला देख करके आप बोल रहे हैं क्या कि किसी की भी सीता का नहीं अपहरण सर। कर लिए? जो रावण के आचरण अपना रहे हैं ना, वही ज्यादा आगे जा रहे हैं। ये बात तो सही है। महेश कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश, सर मैं यही कह रहा था, आजकल जो रावण के आचरण अपना रहे हैं ना, वही आगे जा रहे हैं, बल्कि कबीर वाले पीछे है बेचारे। अच्छा तुम ही बोल रहे थे, मुझे लगा कि अनुज बोल रहे हैं। नहीं। अनुज भी कुछ कहना चाह रहे थे। फिर मैं सर ये कहना चाह रहा था, जैसे सर जब वोट डालने के लिए कोई शख्स योग्यता योग्यता हो, सभी अनपढ़ है तो पढ़े लिखा, फिर पढ़े लिखे को चुन रहे हैं सर, वो अनपढ़ को भी चुनेंगे। अब ऐसा तो है नहीं। जो लोग, अब ये कह सकते हैं कि जब राजतंत्र था तब ये कहा जाता था कि जस राजा तस प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा होती है। लोकतंत्र में इसका उल्टा है कि जस नागरिक तस राजा, कि जैसा नागरिक है वैसा ही राजा भी होगा। तो अगर आज आप देख लीजिए तो समाज में बोलबाला किसका है? बोलबाला संकीर्ण और अश्लील दिमाग के लोगों का है। जिसे देखिए उसके दिमाग में अश्लीलता भरी पड़ी है, नंगापन भरा पड़ा है। तो इसलिए वो सांसद और विधायक भी किसको चुनते हैं? ऐसे ही अश्लील और नंगे लोगों को चुनते हैं, नौटंकीबाजों को चुनते हैं। राम रहीम, जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या का अपराध सिद्ध हो चुका है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसको पैरोल पर बाहर निकाला जाता है और उसकी जो है आरती उतार रहे हैं डिप्टी स्पीकर, उसको पिताजी बोल रहे हैं। बताइए, बिल्किस बानो आपके गुजरात में बलात्कार के दोषियों को जो है गुजरात के मंत्री बोलते हैं कि अच्छे संस्कारी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग कौन चुन रहे हैं? जो स्वयं नंगे अश्लील किस्म के लोग होंगे वही चुनते हैं। मुझे तो इनके चुनने वाली जनता पर तरस आता है कि कितने ये अश्लील किस्म के लोग होंगे। तो ये सही है कि जैसे नागरिक होंगे वैसा ही वो चुन लेंगे। हाँ, निधि कुछ कहना चाह रही थी आप? सर मैं तो यही कह रही थी कि राम रहीम जो है उनके सभी भक्त ही उनको पिताजी बुलाते हैं, चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो रेपिस्ट नहीं है और राम रहीम का अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक अवस्था जो उनकी है वो उसी रेपिस्ट वाली ही है। सर कह सकते हैं, क्योंकि सर इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी लोग उसको मतलब भगवान का दर्जा दिया हुआ है उसको। हाँ, तो ऑब्वियसली सर उन लोगों का भी मेंटेलिटी उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रावण की जय जयकार करने वाले लोग भी रावण की ही जो है साथी होंगे ना। राम ने ऐसे थोड़ी मार दिया। राम को मारना होता तो अकेले रावण को मार देते। बाली को तो अकेले मार दिया था ना राम ने, लेकिन रावण को अकेले नहीं मारा।
रावण को सबको चुन के मारा उन्होंने, तो इसके पीछे के, और उनकी इसकी लंका में आग लगवा दी, तो इसके पीछे का जो है प्रयोजन क्या था कि जय राजा की जय जयकार करने वाली प्रजा भी वही होगी। जो लोग राम रहीम की जयकारा बोलते हैं और जयकारा बोलने वाले डिप्टी स्पीकर या बाकी लोग को जो चुनते हैं, और डिप्टी स्पीकर भी जो हैं वह भी उतने ही अश्लील और गंदी मानसिकता के इंसान हैं। मैं ये ऑनलाइन बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है, वीडियो डाल भी दूंगा मैं। और मुझे तो जो है थोड़ा सा जो है होता है कि गुजरातियों ने क्या कर लिया। गांधी और पटेल की भूमि पर वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बताते हैं कि संस्कारी लोग हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं सर सारे गुजराती ऐसे नहीं है। भाई 27 साल से इसी तरह के लोगों को आप चुनते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रावण की लंका तो आप भी सजा रहे हैं। आज नहीं कल विध्वंस आपका भी होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते रमन्ते न तत्र देवता। एक टीचर होने के नाते समाज में मेरी भी भूमिका यह है कि जहां नारी का अपमान हो रहा हो वहां कभी पानी नहीं पियो, आप उस समाज के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और यही वजह कि आज हिंसा, नफरत और औरतों के ऊपर अत्याचार और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और कितने हिंसक अपराध अब बढ़ रहे हैं। महेश कुछ कहना चाहता हूं तो कहिए, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। सर मैं ये कह रहा था, एक दिन इसी प्रकार की बहस हो रही थी, हमारे एक साथी थे उनके साथ। तो वो ज्यादातर अल्पसंख्यक जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग हैं उनके बारे में इतनी घृणा भरी बातें कर रहे थे। वो बोला कि ये ऐसे है, इनका बाप औरंगजेब भी ऐसा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा मनसबदार, हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम में थे, फिर औरंगजेब ने क्यों मंदिर तोड़े, क्यों शोषण किया, इस पर आपने कभी ध्यान दिया? और फिर चुप हो गए, उसने बहस करनी बंद कर दी मेरे साथ। कर दो उतना ही नहीं, मैं कभी इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ये मंदिर मस्जिद तोड़ना जो है ये सब अकबर का सेनापति मुसलमान था, अकबर का सेनापति हिंदू था। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि सब वो लोग राजनीतिक व्यक्ति थे जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते थे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। औरंगजेब बड़ा मुसलमानों का पक्षकार था, तो किस कुरान में ये लिखा कि अपने बाप को कैद कर दो, अपनी बहन को कैद कर दो, अपने भाइयों को कत्ल कर दो? नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ लोग कहते कि अच्छा मुसलमान था इसलिए उसने किया। अक्षय कुमार का आज राम सेतु का एक वो मैं देख रहा था, मेरे पास फेसबुक पर था, तो उसने लिखा है कि ताजमहल बनवाने वाले की कई सारी अनगिनत रखेलें थी, ये ऑफिशियल उनके अकाउंट पर लिखा हुआ है, और उसमें से एक के मर जाने पर वह ताजमहल बना देता तो वह हमारी धरोहर है। और अपनी एकमात्र पत्नी के सम्मान के लिए पुल बना करके जो है लंका में चले जाने वाले। तो मेरा ये सवाल था कि चलो ये भारतीय मानसिकता का व्यक्ति नहीं, ये तो कनाडा का है, तो कैनेडियन मानसिकता का व्यक्ति है, पैसा कमाने के लिए हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का जो है वो शोषण कर रहा है। लेकिन क्या कनाडा में, या खुद उसकी भी जो अपनी पत्नी है, क्योंकि मुमताज रखेल नहीं थी, मुमताज उसकी पत्नी थी, तो क्या वो अपनी पत्नी को भी रखेल मानता है कि नहीं मानता है? सवाल उठना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि क्या फिल्म बनाने वाले संस्कृति को ध्यान में रखते हैं? क्या सत्ता में बैठे हुए लोग संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते हैं। और आप तमाम इतिहास का अगर बारीकी से अध्ययन करिए तो हमेशा से ये रहा है कि वो धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम करते हैं।
वरना दारा शिकोह से बड़ा विद्वान कहां हुआ है, लेकिन मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हम शैक्षणिक योग्यता पर बात कर रहे थे वहां हम वापस लौटते हैं, वरना हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या है कि शैक्षणिक योग्यता नहीं होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। फिर इनको अन्य योग्यताओं का पालन करना चाहिए। अन्य योग्यताएं कौन सी हैं? तो अन्य योग्यताएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दर्ज हैं। यहां पर दर्ज है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को हम लोग फिर कभी डिटेल से और पूरे आराम से पढ़ेंगे, अभी मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर जोर नहीं दे रहा हूं। इसके अलावा इन्हें एक शपथ लेनी होती है। शपथ किसके सामने लेते हैं? निर्वाचन अधिकारी के सामने उम्मीदवार को लेनी होती है। जीतने के बाद ये दोबारा शपथ लेंगे, लेकिन पहले एक शपथ ये पहले ही लेते हैं। तो अगर आप संसद वाली, हमारी पार्लियामेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो जहां पर सांसदों की योग्यता पढ़ाई गई है तो वहां पर मैंने पूरा उसकी फोटो लगाई हुई है कि कौन कौन सी शपथ ये लोग लेते हैं। तो शपथ की जो है लैंग्वेज वो संविधान में तीसरी अनुसूची में दी गई है। ये कहां पर दी गई है? तीसरी अनुसूची में। अगर आप लोग खोल करके देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में आप लोग को ये शपथ मिल जाएगा। तो जीतने से पहले हर कैंडिडेट को, चाहे वो पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हो, चाहे वह निर्दलीय लड़ रहा हो, उसे शपथ लेनी पड़ती है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है तरीका है। आप अगर इसी पर देखेंगे तो वोटर लिस्ट कैसी होती है, तो जो अब जैसे अनुज वगैरह तो भाई इन लोगों ने तो वोटर लिस्ट बहुत कायदे से देखी होगी, क्योंकि कई बार बूथ के अंदर भी इन लोग की ड्यूटी लगी होगी। अब देखिए तो कैसे जो है वोटर लिस्ट कैसे बनती है। तो ये निर्वाचक सूची बनाई गई है। निर्वाचक सूची में स्टेट का भी नाम रहेगा और विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम और आरक्षण, अगर आरक्षण भी रहेगा तो लिख दिया जाएगा ये वर्ग का आरक्षण है। साथ में ही लोकसभा क्षेत्र का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि कभी की जो राज्यों की विधानसभा का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, नहीं। राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद का भी इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा। अब इसमें जो है ये आपको बताएंगे कि यह जो है कब जो है अपडेट हुई है लिस्ट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मतदान क्षेत्र कौन सा है उसका भी जो पूरा जिक्र करेंगे। तो ये परशुरामपुर वाले एरिया का है, और कौन सा ये शहरी है कि ग्रामीण है इसका भी जिक्र होगा, और केंद्र की जो संख्या होती है उसका भी उल्लेख कर ही देते हैं। अब आइए देखिए कि आगे ये लिस्ट कैसे काम करती है। आगे अगर देखेंगे तो क्रम संख्या मतलब कि कौन सा है, और उसके बाद ये आपका जो है मकान या फ्लैट संख्या भी जो है जिक्र करेंगे। फिर मतदाता का नाम होगा, फिर जो है संबंधी का नाम होगा, संबंधी के साथ उसका संबंध कैसा है ये भी बताया जाएगा, उसका जेंडर क्या है। लेकिन जेंडर में अगर आप देखिएगा तो केवल पुरुष और महिला है। हालांकि आप कई जगहों पर इसको अपडेट करके जो किन्नर हैं उनका भी नाम अपडेट करने की मांग चल रही है। उम्र साथ में दी जाती है, और पहचान पत्र संख्या, जो फोटो पहचान पत्र संख्या होती है उसका भी जिक्र किया गया है। अगर आप पुराने चले जाइए 80-85 के दौर में तो वहां पर ये वाला कॉलम जो है मिसिंग रहता है। तो ये पूरा का पूरा है। अब ये कहते हैं कि अपराधियों के जो है चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगी है, यानी कि अगर किसी जिला न्यायालय के स्तर पर आप 2 या 2 से अधिक सालों की सजा पा चुके हैं तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
अगर ऊपर की किसी कोर्ट ने जो है आपकी सजा पर रोक लगा दी है तो फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस स्थिति में फिर परिवर्तन आ जाता है। ठीक बात है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो सर जेल के अंदर बैठ के भी लड़ सकता है सर। जेल के अंदर बैठ करके तब लड़ सकता है जब तक कि उसको सजा न सुनाई गई हो। सजा सुना दी जाएगी दोष सिद्धि के पहले तक लड़ सकता है। हाँ, वही चीज कि सजा नहीं सुनाई गई। कई बार जब तक जांच चल रही है तब तक आप अगर जेल में हैं, या फिर ऊपर की कोर्ट ने जो है आपकी सजा को सस्पेंड करके रखा हुआ है और आप जेल में हैं सुनवाई के लिए, जैसे बड़े बड़े बाहुबली वगैरह हैं, तो इनको पर्टिकुलर अभी तक सजा मिली नहीं है। सजा जिस दिन मिल जाएगी, और वो भी कहां पर, जिला न्यायालय के स्तर पर, तो फिर आप मतलब जिला न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, चूंकि आपराधिक मामला है तो सेशन कोर्ट हो जाएगा, वही जिला न्यायालय, तो फिर आप जो है 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो जाएगी, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, संशोधन किया गया है ये। ठीक है ना महेश? तो 2 चीज है, जेल में होना अलग बात है और सजा पाना अलग बात है। जैसे लालू प्रसाद यादव बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर बात है? नहीं सर, वो तो लड़ सकते हैं, बस उन्होंने सजा पूरी कर लिया ना सर। अब उनके ऊपर जो कोर्ट केस था वो हट गया है। नहीं, केस नहीं हट जाता है, उन्होंने सिर्फ सजा पूरी की है। हाँ, सर सजा पूरी करने के बाद तो जिसके उसके लिए उनको सजा दी गई, केस खत्म हो गया ना सर। केस खत्म भले ही हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी लैंग्वेज जो लिखी गई है अनुज, वो लैंग्वेज ये है कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा पाया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन हो जाएगा उनके। ये सब कंफ्यूजन में हूँ सर, अभी मैं क्लियर करके सर, आप थोड़ा क्लियर करोगे तो कल डिस्कस करते हैं सर इस पे। बिल्कुल करेंगे। शिबू सोरेन चुनाव नहीं लड़ते हैं अब। आप सही कह रहे हैं सर, लोग इसको बकायदा फील्ड पे भी इम्प्लाई कराएं। क्या करें? तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर हो रही है सूरज। हम लोग बहुत लोगों को रोके थे चुनाव लड़ने से, ये पंचायत चुनाव ये सब में, ये जनप्रतिनिधित्व कानून के आधार पे। हाँ, ये बिल्कुल है। अगर अनुज आपको कहीं से कुछ अलग मिलता है तो आप निसंदेह लाइएगा, बट इस मामले में मैं श्योर हूं। ठीक है जी सर, जी सर। तो कहीं कुछ मिलेगा तो जरूर हम लोग कल फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। इस पर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप जो है कुछ और फैक्ट्स जो है अगर इस पर सामने रखेंगे तो, है ना। आपने पहले भी कई बार जो है क्लास में बहुत क्वालिटी वाली चीजें दी हैं, और जो मैं मान रहा था उससे अलग आपने जो है मुद्दे बताए हैं, तो और आपकी बात सही भी निकली है, तो हम लोगों ने उसको स्वीकार भी किया, मैंने भी स्वीकार किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर भी कुछ अगर अलग निकलता है तो नो डाउट हम करेक्ट कर लेंगे, बट एज इट इज अ मैटर ऑफ द पॉलिटी आई एम 100% श्योर अबाउट इट। लेकिन श्योर होने के बावजूद भी गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं कल खुले मन से जो है आपको सुनूंगा। अब आइए, यहां पर कहते हैं कि जिसे पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है उसको टिकट बोलते हैं। तो टिकट मैंने बताया था कि कैसे मिलता है। ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने वाले हर एक इच्छुक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया है। उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जो भी उम्मीदवार होगा उसे अपने बारे में कुछ जो है वैधानिक लीगल घोषणाएं करनी होंगी। जैसे उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले कौन से चल रहे हैं, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये आपको बताना पड़ेगा।
और कहते हैं कि इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो तमाम न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखते हैं तो इनके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। बहुत सारे लोग इसके मामले में पकड़े जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से ये बोलते रहे कि वो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित लिखते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो है उनकी पोल पट्टी खोली कि नहीं भैया ये अविवाहित नहीं है, विवाहित है। तब उन्होंने जो है अपनी बात को पलटा। तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं रहता नहीं हूं साथ में, लेकिन नहीं रहते, लेकिन लीगल स्टेटस तो आपका मैरिड ही है। तो वो उनकी स्थिति को बदल देती हैं। यहां पर एक प्रश्न ये है कि क्या उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? तो इस पर हम लोगों ने पहले भी बहस की हुई है। एक इन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया और ये बहुत सॉलिड तर्क है, ये आपके जो है आंसर राइटिंग में शामिल होना चाहिए। कहते हैं कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। बहुत अच्छा बोल रही है। कहते हैं जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है, इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता वह है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोजाना लेते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? बार बार मुझे पिंग पिंग की आवाज आ रही है। जी सर। हाँ सर, कोई अगर किसी को भी सजा हो जाती सर 10 साल की भी, वो सर 6 साल के बाद चुनाव लड़ सकते हैं सर, जेल से चुनाव लड़ सकते हैं सर 6 साल के बाद। ये कहां पर है? ये सर मैं भी आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर। हाँ करिए, मैं देखता हूं। ठीक है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोजाना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी योग्यता है कि शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व दे रहे हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की भूल होगी या मूल भावना के खिलाफ होगी। और इसका मतलब है कि देश में बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। जैसे यदि बीए या बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए तो 90% से ज्यादा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। यहां पर एक चीज ये भी कह रहे हैं कि देश में मात्र 10% की जनसंख्या ही या उससे भी कम, 10% से भी कम लोग जो है ग्रेजुएट हैं। हालांकि ये संख्या भी शायद 14-15% तक पहुंच गई है जो नए आंकड़े आए हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन को भी जो है अगर योग्यता बना दीजिए तो इस देश में 85% की आबादी चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो आप इस देश में शिक्षा का स्तर भी समझ सकते हैं कि कितना है। ठीक है ना? अनुज, जब आप मुझे भेजिएगा ना तो आप मुझे एक बार बता जरूर दीजिएगा कि आपने भेज दिया है। भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषता इस प्रकार से हैं। पहला, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होना चाहिए। ये कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, खुले राजनीतिक मत और एक मत एक मोल, इसको जो है मिलान करना है आपको। तो कैसे करेंगे? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर, इसका जो है दूसरा हो जाएगा। ये ऐसे चलेगा, ये इधर आ जाएगा। कमजोर वर्गों का मत प्रतिनिधित्व तो ये यहां पर आ जाएगा। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो यहां पर आ जाएगा और एक मत एक मोल तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है? अब इसके आगे क्या है? अब जब ये है कि इन्होंने जो है अपनी वो कर ली
तो इसके बाद चुनाव अभियान चलता है जिसमें नेता लोग बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, मित्रों मैं ऐसी मशीन लगवाऊंगा कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकले। तो चुनाव अभियान, लेकिन चुनाव अभियान का महत्व क्या है? चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल हैं कि नोट पर कौन छपे, इनके लिए यही मुद्दा है। ठीक है, ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जैसे कुछ मुद्दे को ये कहते हैं कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। कभी कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ का नारा आया था, आज कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ का अभियान चला रही है। वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को जमीन का अधिकार होना चाहिए, ये नारा दिया था। तो इस तरह से 1983 में एनटी रामाराव ने जो है तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया हुआ था, वो उस नारे को लेकर के आए थे। तो ये कह रहे हैं कि आप एक कार्टून बनाइए, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं, ये ऐसे सादा छोड़ दिया जाए तो नेताओं का चरित्र है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जनता ये तय करेगी कि कौन से मुद्दे ले रहे हैं, लेकिन कहती कि इसमें सभी दलों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए एक लिमिट घोषित की गई है। उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान क्या नहीं कर सकती? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना नहीं कर सकती। हालांकि आजकल खूब खुल करके हो रहा है, जैसे मेनका गांधी ने जो है अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो मुझको वोट नहीं देगा उसका हम काम नहीं करें। उन्होंने कहा था मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन से लोग हमको वोट नहीं दे रहे हैं, तो हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये कब की न्यूज है? ये इसमें लिखा हुआ है अनुज, आप लैंग्वेज पढ़िए, इसमें क्या भाषा लिखी हुई है। अगर आप टेलीग्राम पर लेते तो मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको जो है बोल्ड में दिखाता। टेलीग्राम पर नहीं है ना, ये इधर से मैं ले लेता हूं। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ये देते तो मैं आपको दिखाता कि इसमें लिखा हुआ है कि सजा प्राप्त व्यक्ति अब अपनी सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक, ठीक है ना। ये पहले जो था कि 6 साल की सजा पूरी करने के बाद वो चुनाव लड़ सकता है। तो यहां पर जो है ये कहते हैं कि के जन कृष्णमूर्ति ने ये कहा है, के जना कृष्णमूर्ति, कि अगर 10 साल की सजा सुनाई गई है तो 10 साल के बाद अगले 6 साल तक और वह नहीं लड़ सकता है, यानी 16 साल तक नहीं लड़ सकता है। हाँ सर, लेकिन लड़ तो सकता है ना सर 6 साल बाद? नहीं, इसमें भी परिवर्तन आया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। अब पूरी तरह से इस पर रोक लग गई है। आप देखिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या शिबू सोरेन हो, इन सभी लोगों ने जो है आजीवन चुनाव लिया है। सर मैं ARO था सर इसमें पंचायत इलेक्शन में सर, तो उसमें तो सीधा मतलब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी कन्विक्टेड है 2 साल से ज्यादा, और कुछ और मामले में जैसे फैमिली वायलेंस नहीं, ये डॉरी रिलेटेड उसमें और भी कम में ही हो जाता। नहीं, मैं ये आपको जो अपडेटेड स्थिति है
वो मैं आपको भेज दूंगा, अनुज, है ना। अभी की तारीख में ये कि अगर 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सजा पा चुके हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये तो मुझे नहीं पता, बस हमको उतना ही नोटिफिकेशन में मिला था सर। क्या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे मुझे मिला था मौका कि डिस्क्वालीफाई जो पर्चे लोग भरते हैं, हाँ। तो डिस्क्वालीफाई करने का या क्वालीफाई करने का जो होता है ना, एक्सेप्ट कर लिया जाता तो है। उसमें यही है ना कि 2 या 2 साल से अधिक का जो चुनाव सजा पा चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली रोक है। तो ये आज की स्थिति है। और इसमें लिखा हुआ कि के जनामूर्ति जो है वो विधि मंत्री हैं। ये वाजपेयी जी के समय की बात है, तो ये कोई बहुत पुराना आया होगा, है ना। तो हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर, और अभी हम लोग इसी पर फोकस करते हैं। तो ये चुनाव जो है होता है तो क्या क्या नहीं कर सकते कि जात या धर्म के नाम पर वोट मांगना, तो हम जानते हैं कि आजकल इसी नाम पर होता है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा था कि कपड़े का रंग देख करके उम्मीदवारों को पहचानिए। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि खूब होता है। लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है। लोकसभा चुनाव में जो है कितने की ये लिमिट बन गई है, ये 70 लाख की बन गई है, और अब विधानसभा में 40 लाख की बना दी गई है। पर हमें पता कि कोई इतने चुनाव नहीं लड़ता, सब बेईमान है। और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका नेता, कई बार लोग कहते हैं कि ये फलाना नेता जो है, देखिए इतने सालों से शासन में है, एक भी इसके खिलाफ आरोप नहीं है। अरे नालायक, उस 70 लाख में अपनी सांसदी का चुनाव लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। तो भ्रष्ट तो है ना वो। और जो एक जगह भ्रष्ट होगा वो फिर हर जगह पर भ्रष्ट करेगा। अब आचार संहिता भी लागू होती है। आचार संहिता कौन बनाता है? आदर्श आचार संहिता यह भी निर्वाचन आयोग बनाता है। और चुनाव दर चुनाव इसमें जो है चेंज आ सकते हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। हम जानते हैं कि तमाम जो ये संत महात्माओं के जो प्रवचन के लिए लगते हैं, उसमें वो सीधे सीधे जनता को वोट देने के लिए कहते हैं। इसके अलावा मस्जिदों से जो है चुनाव के ठीक पहले जो है जुम्मा होती है, 1 मिनट रुक जाइए, जुम्मा होती है, उसमें नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसमें लाउडस्पीकर से डिक्लेयर किया जाता है कि इसको आप वोट दीजिए। सरकारी वाहन विमान आदि का जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री उस समय प्राइवेट से चलते हैं? चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते। ये बात सही है। यस, कौन बात करना चाह रहा है? हाँ, परवेज। सर, जब चुनाव की आचार संहिता जब लागू हो जाती है, उसके बाद भी कुछ पार्टियां ये करती है कि कुछ लुभावने वादे के लिए किसी संत या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जो नामचीन हो, उसको आगे रख के उसको पार्टी के टिकट नहीं देती, बस प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल करती है। तो वो भी आचार संहिता के खिलाफ होता है। आचार संहिता उसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता। तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ये चुनाव आयोग, जिसमें हमारे गुरुजी जो है चुनाव आयुक्त थे, टीएन शेषन सर, उन्होंने इसमें परिवर्तन किया था। तो अब चुनाव आयोग तो जानते हैं कि अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। है ना? अन्य राजनीतिक पार्टियां उससे आक्षेप तो लगा सकती है ना सर इस चीज को, क्योंकि वो खुद भी तो इसी तरीके का काम करती हैं। पक्ष विपक्ष सब कुछ न कुछ हद तक इस काम को करते हैं। और निर्वाचन आयोग को लेना है, और वो लोग सीधे नहीं करते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली करते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? तो कई बार ये कहा जाता है कि हमारे देश में जो है चुनाव बहुत महंगे हैं, इसलिए बार बार जो चुनाव होते हैं उसको रोक करके सभी जगहों पर एक बार में ही चुनाव करा देने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने नारा भी दिया, वर्तमान प्रधानमंत्री ने, कि एक देश एक चुनाव। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि आप एक देश एक चुनाव की जो है बात कर रहे हैं?
तो ये कहा कि कितना महंगा है। तो यहां पर देखिए कि हमारे यहाँ चुनाव में 2004 के लोकसभा चुनाव में सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए 2004 में, यानी कि मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 20 रुपया खर्च हुआ, यानी एक व्यक्ति के ऊपर 5 साल में 20 रुपया, यानी 1 साल में 4 रुपए का खर्च आया। और पार्टियों और उम्मीदवारों के जो खर्च है उसको मिला ले सरकार के अलावा, तो प्रति व्यक्ति पर 50 रुपए खर्च आया। जब 1962 का चुनाव लड़ा गया था तब प्रति व्यक्ति 49 पैसे का खर्च आया था, अब 49 रुपए का खर्च आ गया करीबन 60 साल में। तो क्या यह बहुत बड़ा बोझ है प्रति व्यक्ति पर? अगर 5 साल में 50 रुपया, नहीं कि 1 साल में एक व्यक्ति पर 10 रुपए का डाल दिया बोझ, तो बिल्कुल नहीं है। 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदा, तो प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3000 करोड़ रुपए थी, जो कि पूरे चुनाव में जो है खर्च के बराबर है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में सरकार ने करीबन 10,000, ये अकेले सरकार ने खर्च किया है, यानी कि ये दोनों जो खर्चे हैं इस खर्चे से बहुत ज्यादा हैं। तो इसी तरह से अगर अभी हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जो जहाज खरीदे हैं उसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए है, तो वो उससे भी ज्यादा महंगा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में चुनाव महंगा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है मतदान होता है, मतदान के बाद वोटिंग होती है। तो लोग जब मतदान करते हैं, मतदान के बाद वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग कराने के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस पर हम लोग को चर्चा करनी है और ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। ठीक बात है। ओके सर। डन।